नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर हम आ गए हैं क्लास 10th की मैथ्स वर्कबुक का अपना वर्कशीट नंबर 8 को लेकर। अभी तक हमने वर्कशीट नंबर 7 तक का काम कर लिया है और जिसमें हमने द्विघात समीकरण, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में और बहुपद के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। देखो, सवाल मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं ताकि कम समय में हमारा काम जल्दी से हो जाए। तो 7 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है इसमें और 8 जो है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो प्रश्न हम हल करना शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि उसमें दो चर होंगे x प्लस वाई बराबर 4 और जैसे और एक अपन समीकरण बना देते कुछ भी, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। और उसके बाद क्या है, निकाय मतलब ये दोनों का युग्म है। इसको हल करने की कितनी विधियां हैं? हल करने की एक विधि तो है आलेखीय विधि, ठीक है, और दूसरी विधि है हमारी बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में कौन कौन है? बीजगणितीय विधि में एक तो है हमारी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है अपनी विलोपन विधि और एक है अपने ब्रजगुणन विधि। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन तीनों विधियों का नाम इन्होंने लिखा है। प्रतिस्थापन विधि का भी लिखा है, विलोपन विधि का भी लिखा है और ब्रजगुणन का भी लिखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हमारा आंसर हो गया पहले में द, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों विधियां की विधियां ही क्या करती हैं? तीनों विधियां ही उस काम को कर रही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इकायकांक x व दायकांक y हो। हमें बताना है कि दो अंकों वाली वो कौन सी संख्या हो सकती है जिसको हमें इकायकांक हो x और दायकांक हो y, ठीक है। तो हम सवाल को एक बार बना लेते हैं। देखो भाई, सवाल को समझने के लिए सबसे पहली चीज़, मान लो लिखा हुआ है 75 लिखा हुआ है। 75 को हम दो टुकड़े करेंगे तो कैसे करेंगे? 70 प्लस 5, 70 प्लस 5, इकायकांक 5 है। तो इसमें क्या कह रहा है वो? इसमें कह रहा है इकायकांक तो है x, तो देखो इकायकांक तो हो गया जैसे 5 और दायिके अंक के साथ अपन क्या कर रहे हैं? दायिके अंक को 10 से गुणा कर रहे हैं, तभी तो 70 बनेंगे। इसी प्रकार से इसमें देख लेते हैं, इकायकांक तो हो गया x और दायिके अंक को किससे गुणा कर देंगे अपन? 10 से। तो जो हमारे दो अंकों की संख्या बनेगी वो होगी 10y प्लस x। तो हमारा उत्तर हो गया ब, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि समीकरण के x माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो, कोई हल ना हो की कंडीशन क्या है? हमें पता है तीन तरह की कंडीशंस होती हैं। अगर अनंत हल हो तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और अगर कोई हल नहीं है तो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये स्थिति है कोई हल नहीं की। तो इसका a1 कितना है? k, a2 कितना है? 6, b1 कितना है? माइनस का 5, b2 कितना है? 2। हमें k का मान निकालना है। 6 इधर गया, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस के 5 मल्टीप्लाइड विथ 6, 2 का भाग दिया 3 बार, k बराबर आ गया हमारे पास 3 पंजे 15 और माइनस का निशान। तो इसका उत्तर हो गया द, माइनस का 15, ठीक है। हमें इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 वाले प्रतिबंध से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे? इस सवाल को समझने के लिए एक बार छोटा सा देख लेते हैं। जब कभी भी वो हल पूछे, ठीक है, तो हल का मतलब ये है कि x का और y का मान निकालना है। अब यहाँ पे x और y के कितने मान हो सकते हैं देख लेते हैं एक बार। अगर मैं x का मान 1 रखूँ तो y का मान आ जाएगा 5, ये भी एक उत्तर है। x बराबर 1 और y बराबर 5। x का मान 2 रखूँ तो y का मान रखना पड़ेगा 4, तो ये भी एक उत्तर हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 4। अगर मैं x का मान रखूँ 3 और y का मान भी कितना आ जाएगा? 3, इन दोनों का जोड़ भी 6 होता है, तो x बराबर आ गया 3, y बराबर 3। इस तरीके से बहुत सारे हल हमारे पास आ सकते हैं जब x का मान रखने पर y का मान भी कुछ न कुछ प्राप्त होगा। तो जब केवल अकेला एक समीकरण दिया हुआ हो दो चर वाला, तो उसके अनंत हल होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा? हमें x की जगह पर 5 रखना है, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 9, x की जगह क्या रख दिया? 5, ठीक है। प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का 5 हो गया,
9 में से 5 घटा दिए, कितने आ गए? 9 में से 5 गए तो 4। अब इस 2 का पक्षांतरण करेंगे, 4 में 2 का भाग दिया तो कितने आए? y बराबर आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो गया है इसमें ब, हमारा उत्तर हो गया इसमें बस 2। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय होता है युग्म कहलाता है। ये तो भाई देखो प्रश्न हमको याद कर लेना है कि भैया वह समीकरण युग्म जिसका हल अद्वितीय हो वह हमारा संगत युग्म कहलाता है, वह हमारा संगत युग्म कहलाता है। तो इसका उत्तर हो गया ए। जिसके हल हमें प्राप्त नहीं होते उसे हम असंगत कहते हैं। ठीक है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि। देखिए विधियां भी हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न में हमने देखा था कि विधियां 4 हैं। आलेख विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वृज्जगुणन विधि। आलेख विधि में हम आलेख बनाकर ग्राफ एक्स और वाई का मान ज्ञात करते हैं। विलोपन विधि में हम एक्स और वाई में से किसी एक को काटने की कोशिश करते हैं, इन दोनों को जोड़कर या घटाकर। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं? पहले समीकरण से मान निकालते हैं किसी एक का, जैसे y का मान आ गया 3 माइनस एक्स, और इसका मान हम दिए हुए दूसरे समीकरण में रख देते हैं। मान लो दूसरा समीकरण ये है हमारे पास, तो यहाँ पे y का मान यहाँ से प्रतिस्थापित कर देंगे। चूंकि हम इसका मान प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसलिए इस विधि को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। y एक चर है जिसका मान हमने दूसरे वाले समीकरण में प्रतिस्थापित किया है। तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान, इस एक चर का मान दूसरे चर के पद में, इस दूसरे में व्यक्त करने वाली विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन आगे के भी 4 सवाल और देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है अति लघुत्तरात्मक टाइप में दिए हुए हैं, लेकिन कुछ सवाल बड़े भी हो सकते हैं। पहला सवाल है, 8वां सवाल है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। तो हमें 3 प्रतिबंध याद रखने पड़ेंगे कि भैया जब हमारा हल अद्वितीय है तब हमारा क्या होता है? a1/a2 ≠ b1/b2। जब हमारे अनंत हल होते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है प्रतिबंध? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हम इस प्रतिबंध के हिसाब से सारी चीज़ों को रख देते हैं यहाँ पे। a1 का मान कितना है? 1। a1 का मान कितना है? 1। a2 का मान कितना है? 5। ठीक है, बराबर b1 का मान कितना है? 2। b2 का मान कितना है? k। क्योंकि मुझे k का मान निकालना है और k यहाँ पर आ गया है, तो मुझे आगे वाले प्रतिबंध की ज़रूरत नहीं है। c1/c2 में आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हल कर लेते हैं, वृज्जगुणन करते हैं दोनों का। k 1 से गुणा होगा तो k, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो k बराबर हमारा आ गया 10। अतः 10, अगर k का मान 10 होगा तो समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल में प्राप्त हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखिए भाई, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि मान लेना है कि पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये और एक पेन का मूल्य बराबर y रुपये। अब आप सोच के बताइए, एक पेंसिल अगर x रुपये की है तो 9 पेंसिल 9 रुपये की। तो प्रश्नानुसार 9 पेंसिल होगी 9 रुपये की, 9 गुणा x की, और एक पेन है y रुपये का, तो 8 पेन है कितने हो गए? 8 y रुपये के, और इन दोनों का योग कितना है? 54। तो ये हमारा बीजगणितीय समीकरण बन गया है 9x + 8y = 54। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। समीकरण निकाय x - y + 1 = 0 तथा 3x + 2y - 12 = 0 को हल कीजिए। इसको हल करने की अपने पास कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। आलेखीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वृज्जगुणन विधि। जो सबसे अच्छी विधि है वो हम ज़्यादातर मानते हैं किस विधि को? विलोपन विधि को। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे लिखते हैं अपने हिसाब से बांट के। तो मैं यहाँ कर देता हूँ इसको। समीकरण नंबर 1, इसको लिख दिया मैंने x - y = -1। दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 12।
इनके दोनों के पहले गुणांक एक जैसे करने पड़ेंगे। इसके पास 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देता हूँ तो ये समीकरण बन जाएगा हमारे पास 3x माइनस 3y बराबर 3। इसको 3 से गुणा किया 3x, y को 3 से गुणा किया 3y, माइनस 1 को 3 से गुणा किया तो माइनस का 3। आगे वाला 3x प्लस 2y बराबर 12। 3x ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो हम लिखेंगे समीकरण, इसको नाम मैं 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ। समीकरण 3 में से 4 घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे हम घटा देते हैं, घटा दीजिए, माइनस माइनस और ये भी हो गया माइनस। 3x प्लस 3x ये है तो 0, माइनस के 3y में माइनस के 3y, माइनस के 3y में माइनस के 2y जुड़े तो माइनस के 5y, माइनस के 3 और माइनस के 12 माइनस के 15, y बराबर माइनस 15 बटा माइनस के 5, भाग दे दिया, माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग दिया 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो किसी भी एक समीकरण में x y का मान लिख दीजिए, x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, ये हो गया x माइनस के 3 और प्लस का 1 माइनस के 2 बराबर 0 और x बराबर आ गया हमारे पास प्लस का 2। तो हमारा x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। ये हमने कौन सी विधि से किया? ये हमने विलोपन विधि से किया है, ठीक है। आप दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। अच्छा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। मानक रूप देखिए, हमें ये तो पता है कि भैया ax प्लस by प्लस c बराबर होता है 0, ठीक है। दो चर है इसमें, रैखिक समीकरण भी है जहाँ पे a का मान 0 के बराबर नहीं है और b का मान भी 0 के बराबर नहीं है। अब हमें क्या लिखना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जोड़ा बनाना है। तो जोड़ा बनाना है तो हम गुणांकों को हम नंबर देते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये तो हो गया 1, और दूसरा हमारा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हो गया हमारा 2, जहाँ पर a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये हमारे 11 प्रश्न हो गए हैं। प्रश्नों को मैंने जल्दी से करने की कोशिश की है ताकि कम समय में आप पूरी बात समझ जाएं। और ये प्रश्न क्या है, हमने वर्कशीट नंबर 7 तक अगर हमने ढंग से की है तो वर्कशीट नंबर 8 भी आपकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपके समझ में आ जाएंगी। ये मैं एक बार इस पेज को लगा देता हूँ ताकि आप देख लें कि वर्कशीट नंबर 8 में क्या क्या सवाल हैं, ठीक है। पेज नंबर 12 पे वर्कशीट नंबर 8 है। अच्छे से एक एक सवाल को समझ के करेंगे। देखिए बेटा, बात यह है कि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये सवाल समझ में नहीं आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें हर प्रश्न को देखना है, हर प्रश्न को समय देना है और उसे समझने की कोशिश करनी है। बढ़िया से पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ना है, हमेशा पढ़ते रहना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगली वर्कशीट हम करेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।